गाइस, रोनाल्ड रीड ने जिंदगी भर पेट्रोल पंप स्टेशन पर एक बिलो एवरेज सैलरी पर जॉब की। फिर भी 92 की एज में जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद पता ये चला कि उनकी टोटल नेटवर्थ $8 मिलियन की है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 60 करोड़ रुपए होते हैं। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक नॉर्मल जैनिटर की जॉब करने वाले की नेटवर्थ इतनी कैसे हो गई? तो उसके बाद पता ये चला कि उन्होंने 30 की उम्र से ही अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सेव करके कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और कभी भी अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट को बेचा नहीं। फिर तब जाकर 92 की एज में उनके पास $8 मिलियन इकट्ठा हुए, जिसके बाद फिर उनकी विल के अकॉर्डिंग उसका 50% दान कर दिया गया, 30% लोकल लाइब्रेरी में दिया गया और 20% उनके बच्चों को दिया गया। और दूसरी तरफ मिस्टर रिचर्ड फस्कोन, इन्होंने हार्वर्ड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और यूएसए की टॉप इन्वेस्टमेंट कंपनी मेरिल लिंच में सालों तक काम किया। रिचर्ड ने अपनी लाइफ में इतना पैसा कमाया कि महज 40 की उम्र में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। इनका बंगलो इतना बड़ा और इतना शानदार था कि इनके हर महीने की सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट 70 लाख रुपए थी। मगर उनका ये टाइम हमेशा नहीं रहा। उन्होंने इतना लोन ले रखा था कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में उन्हें बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे या नहीं। बल्कि सेविंग और इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग से आप अपने से बहुत अमीर लोगों को भी पीछे छोड़ सकते हो। मिस्टर मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में ऐसे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कमाल के लेसन दिए हैं जिन्हें अगर किसी ने भी अपनी लाइफ में अगले 5 साल तक अप्लाई किया तो नो डाउट अगले 5-7 साल के बाद वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर नंबर 1 पॉइंट इज को-फाउंडिंग कंपाउंडिंग। दोस्तों, आज वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $117 बिलियन है, जिसमें से उन्होंने अपनी 99.6% वेल्थ यानी $116.5 बिलियन अपने 50th बर्थडे के बाद कमाई है। मगर उन्होंने इन्वेस्टिंग 10 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दी थी और 30 की उम्र में उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन थी। उनका पर ईयर का रिटर्न सिर्फ 22% रहा है और ये 22% का रिटर्न कोई बहुत एक्सीलेंट रिटर्न नहीं है। इतना तो एक एवरेज इन्वेस्टर बहुत आसानी से भी कमा सकता है। मगर वॉरेन ने कंपाउंडिंग का पूरा फ़ायदा उठाया और 10 साल की उम्र से लेकर 90 साल तक यानी लगभग 80 सालों तक इन्वेस्ट किया और कंपाउंडिंग का मैजिक हमें बाद के सालों में ही देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ कमाल के इन्वेस्टर मिस्टर जिम साइमंस, जिन्होंने ईयरली वॉरेन बफेट से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न यानी 66% का रिटर्न कमाया है, फिर भी आज उनकी नेटवर्थ मात्र $23 बिलियन है, यानी वॉरेन बफेट से 75% कम, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टिंग करना 50 की उम्र से स्टार्ट किया। वहीं वॉरेन ने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और दोस्तों, अगर वॉरेन बफेट की तरह जिम साइमंस ने भी 10 साल की उम्र से ही अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी होती तो अपने 66% पर ईयर के रिटर्न के हिसाब से आज उनकी नेटवर्थ 63 क्वार्टिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 बिलियन, 748 मिलियन एंड $160,000 होती। तो गाइस, इसीलिए हमें भी अपने यंग एज से ही पैसों को सेव करके इन्वेस्ट करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब इस बुक का अगला पॉइंट है ट्रू वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। मैक्सिमम लोग अगर किसी भी वेल्दी इंसान के पास महंगी कार या महंगा घर देखते हैं तो वो डायरेक्टली अपने माइंड में ये इमेज बना लेते हैं कि वेल्दी होने का मतलब हमें भी ये महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, जबकि वो ये ध्यान नहीं देते कि सामने वाले के बैंक अकाउंट में और कितने पैसे होंगे कि उसने सिर्फ इन ज़रा से पैसों से वो महंगी कार या वो महंगा घर खरीदा है। और वैसे भी वो कार अगर 50 लाख की है तो उस इंसान के बैंक अकाउंट से अब 50 लाख रुपए कम हो गए और वो कार अब एक लाइबिलिटी है जिसकी हर साल की सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए है। और मैक्सिमम लोग इन्हीं मटीरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व होकर रह जाते हैं, जैसे महंगे फ़ोन्स, कार्स या वेकेशंस एटसेट्रा। ऑथर इस आदत को काउंटर करने के लिए 3 टिप्स देते हैं। सबसे पहली है लिव बिलो मीन्स। आपके अर्ली 20s में कोई आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप वेल्दी बन जाओ, तो इसीलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें और किसी सही जगह पर इन्वेस्ट करें। और हमारी दूसरी टिप है मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। लोगों को कभी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सबकी फाइनेंशियल सिचुएशंस अलग अलग होती हैं और लोग सोशल कंपैरिजन की लड़ाई कभी भी नहीं जीत सकते। इसीलिए हमेशा हमें अपने डिसीजंस अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए लेने चाहिए। और तीसरी टिप है डिराइव प्लेजर फ्रॉम फ्री और लो कॉस्ट एक्टिविटी। हमें प्लेजर के लिए कभी भी महंगे शौक नहीं पालने चाहिए। आप अगर किसी 5 स्टार होटल में डिनर कर रहे हैं या फिर किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में, दोनों जगह आपको सेम फीलिंग आएगी, बट वो आपका माइंडसेट है जो 5 स्टार होटल के डिनर को प्लेजरेबल बनाएगा।
तो गाइज इस पॉइंट से हम ये भी समझ सकते हैं कि मैक्सिमम लोग जब ये कहते हैं कि उन्हें करोड़पति बनना है तो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें करोड़ों कमा कर करोड़ों खर्च करने हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना तीसरा पॉइंट, जो है नेवर इनफ। गाइस ज़्यादातर लोग सारी ज़िंदगी कुछ और एक्स्ट्रा कमाने के लिए भागते रहते हैं बिना ये जाने कि उनके लिए कितना काफ़ी है। अमीर बनने के लिए अपनी फाइनेंशियल लिमिट समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ज़्यादा पैसे कमाना गलत है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता की एक गरीब बस्ती में पैदा हुए थे। उनके माँ बाप का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। रजत ने फिर अपनी स्कूलिंग अनाथ आश्रम से पूरी की और अपनी मेहनत से आईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया और हार्वर्ड से मास्टर्स किया और यूएस बेस्ड टॉप कंसल्टिंग कंपनी मैकेंजी के सीईओ भी बन गए। उन्होंने काफ़ी टाइम तक यूएन के रिलीफ प्रोग्राम्स में अपना योगदान भी दिया है। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी अपना काम कर चुके हैं। इवन उन्होंने बिल गेट्स के साथ फिलॉन्थ्रॉफी का भी काम किया है और 2008 में उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी। मीन्स वो हर घंटे 43,000 रुपीज़ कमा रहे थे। अब इस पॉइंट पर वो जो चाहते वो कर सकते थे। इवन वो उस टाइम के इंडिया के टॉप इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ में से एक थे, मगर उनके हिसाब से उनके लिए इतना काफ़ी नहीं था। 2008 के क्राइसिस के बाद गोल्डमैन सैक्स बैंकरप्सी के कगार पर थी। तब वॉरेन बफेट ने डिसाइड किया कि वो गोल्डमैन सैक्स में $5 बिलियन इन्वेस्ट करके उसे डूबने से बचाएंगे। अब क्योंकि रजत गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे तो उन्हें ये न्यूज़ पहले ही पता थी। इसका फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने अपने एक इंडियन फ्रेंड को गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर्स खरीदने के लिए बोला। और फिर बाद में वॉरेन बफेट ने कंपनी में जब $5 बिलियन इन्वेस्ट किए तो कंपनी के शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए। अब तब रजत और उनके दोस्त ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए और करोड़ों का प्रॉफिट कमाया। मगर उसके 2 ही साल बाद वो और उनका फ्रेंड इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में अरेस्ट हुए और उनके सालों की रेपुटेशन, इमेज, पैसा सब बर्बाद हो गया। अब इस बुक का चौथा पॉइंट है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, मतलब अमीर बनने और अमीर बने रहने में फ़र्क। जैसे लिवरपूल 1877 में पैदा हुए थे और स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपना पूरा फोकस शेयर मार्केट से पैसा कमाने पर रखा और अपनी मेहनत और टैलेंट से 30 की उम्र में उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी। और गाइस, ये तो वो टाइम था जब लोग शेयर मार्केट में ज़्यादा जानते तक नहीं थे। फिर आया ईयर 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन। इस टाइम बहुत से लोगों को फाइनेंशियल हिट लगा और रिकॉर्ड इन्वेस्टर्स ने सुसाइड की। मगर जेसी लिवरपूल ने उल्टा कुछ चंद महीनों में बिलियंस कमाए और उनकी नेटवर्थ $3 बिलियन हो गई थी और वो दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक बन चुके थे उस टाइम। मगर उसी दौरान वॉल स्ट्रीट पर उनके एक दोस्त ने अपना बहुत पैसा स्टॉक्स में गंवाने के बाद सुसाइड कर ली। एक्चुअली लिवरपूल को पहले से ही अंदाज़ा हो गया था कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है, तो उन्होंने क्रैश आने से पहले ही अपनी सारी होल्डिंग्स बेच दी थी। और फिर क्रैश के टाइम जब सारे स्टॉक्स एकदम अंडर वैल्यूड प्राइस पर थे, तब उस टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया और बिलियंस कमाए। अब अगले 4 साल तक उन्होंने खूब कॉन्फिडेंस से ट्रेडिंग की, मगर उनका ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया और ग्रेजुअली उन्होंने भी जहाँ से अपना पूरा पैसा कमाया था वहीं गंवा दिया और अल्टीमेटली सुसाइड कर ली। दोस्तों, अमीर बनना एक अलग बात है और अमीर बने रहना अलग। अमीर बनने पर तो बहुत सी बुक्स लिखी गई हैं। इनफैक्ट हर कोई सिर्फ अमीर बनने की ही बात करता है, मगर उस लेगेसी को मेंटेन कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। और पैसों का मैनेजमेंट ना आने की वजह से 70% लॉटरी विनर्स अगले कुछ सालों में फिर से कंगाल हो जाते हैं। तो ऑथर ने इस बुक में वेल्दी बने रहने के लिए लोगों को ये 2 बातें हमेशा ध्यान रखने के लिए बोली हैं। पहली, लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो वो उसी रेशियो में अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। तो गाइस, इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। आपको पैसे सेव करने हैं, आपको ऐसा नहीं करना कि अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो आप अपने खर्चे भी बढ़ा लें। और दूसरी, उन्हें खुद को ये भी याद दिलाते रहना चाहिए कि ये जो पैसा है कभी भी उनकी किसी एक गलती की वजह से उनसे छिन भी सकता है। अब इस बुक का 5वां पॉइंट है लक बाय चांस, मतलब एग्जैक्ट रोल ऑफ लक इन सक्सेसफुल आउटकम। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि वो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि लक और रिस्क दोनों भाई भाई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी अनसक्सेसफुल इंसान को लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ही ना मिली हो और वहीं किसी सक्सेसफुल इंसान को लक की वजह से ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हो और उसने उन सब अपॉर्चुनिटीज़ का बखूबी से इस्तेमाल भी किया हो, तभी आज वो इतने सक्सेसफुल हैं। ऑथर ने इस पर बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया है। ईयर 1968 में 303 मिलियन स्टूडेंट्स हाई स्कूल में थे, जिसमें से 18 मिलियन यूएस में थे और सिर्फ 300 स्टूडेंट्स लेक साइड स्कूल में थे। और उस टाइम सिर्फ उसी स्कूल के स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर का एक्सेस था, यानी 1 मिलियन में से सिर्फ एक स्टूडेंट के पास, और बिल गेट्स उनमें से एक थे। और बिल गेट्स आज भी ये कहते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट ना होता। और वहीं दूसरी तरफ गेट्स के स्कूल फ्रेंड मिस्टर केन्स इवांस, जो कि बिल गेट्स के हिसाब से उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड थे, उनकी माउंटेनियरिंग के दौरान एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 मिलियन में एक ही है।
और आज अगर वो होते तो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर्स में से एक होते। तो गाइज, ये थी साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।